नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जब कोई बड़ा हाईवे बनता है या कोई डैम, तो उसके लिए जो जमीन चाहिए होती है, वो सरकार किसी की निजी जमीन को कैसे लेती है? सुनने में ये थोड़ा जटिल लगता है, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो चलिए आज इस पूरी यात्रा को समझते हैं, बिल्कुल शुरू से, एक एक कदम करके। तो इस पूरी यात्रा को ना हम 5 आसान पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है। फिर जानेंगे कि सरकार इसकी असली मानवीय कीमत का अंदाजा कैसे लगाती है। फिर हम उस अहम मोड़ की बात करेंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। फिर मुआवजे की बात होगी। और हाँ, सबसे जरूरी, प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या-क्या सेफगार्ड्स हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही खास कानून पर टिकी है, लेर एक्ट 2013। इसका पूरा नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसका मकसद है उचित मुआवजा, पूरी पारदर्शिता और प्रभावित लोगों का पुनर्वास। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये निष्पक्षता और लोगों की भागीदारी के सिद्धांतों पर बना है, जो कि पुराने कानूनों के मुकाबले एक, कह सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क था। तो ठीक है, यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक औपचारिक यानी एक ऑफिशियल सार्वजनिक घोषणा से। अच्छा, यहां पहले कदम से ही ना ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर बहुत जोर दिया गया है। सरकार एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है। अब ये सिर्फ कोई सरकारी कागज नहीं है, इससे बाकायदा सरकारी गजट में और लोकल अखबारों में भी छापा जाता है। क्यों? ताकि ये बात हर एक प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचे और अगर किसी को कोई आपत्ति है, कोई चिंता है, तो वो अपनी आवाज उठा सके। अब हम एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील चरण पर आ गए हैं। देखिए, बात सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं होती, बात होती है लोगों की जिंदगियों की, उनकी रोजी रोटी की, उनके भविष्य की। और यहीं पर सरकार को विकास के वादे को उसके मानवीय असर के तराजू में तौलना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ये फैसला कैसे करती है कि कोई प्रोजेक्ट उस सामाजिक कीमत के लायक है भी या नहीं जो लोगों को चुकानी पड़ेगी। इसका जवाब छिपा है एक मूल्यांकन और सुनवाई की प्रक्रिया में। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या SIA स्टडी करती है। इसके बाद उसी इलाके में एक पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई होती है। ये बहुत जरूरी है। ये लोगों के लिए अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का एक बड़ा मौका होता है। फिर एक एक्सपर्ट ग्रुप इस रिपोर्ट को जांचता है और इन सब के बाद ही सरकार फैसला लेती है कि प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखानी है या नहीं। तो ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या SIA आखिर है क्या? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गांव में कोई नई फैक्ट्री लगनी है, तो SIA ये देखेगा कि भाई कितने किसानों की जमीन जाएगी, वहां की नदी पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों के स्कूल का क्या होगा। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असल जिंदगियों पर पड़ने वाले असर का पूरा लेखा जोखा है। तो ये सारी जांच पड़ताल और सुनवाई के बाद अब हम प्रक्रिया के उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं। ये वो स्टेज है जब अधिग्रहण फाइनल हो जाता है और सरकार को आगे बढ़ने का अधिकार मिल जाता है। इसे कहते हैं अधिग्रहण की घोषणा। ये एक तरह से एक फाइनल स्टैंप है, एक औपचारिक पुष्टि कि हाँ, इस जमीन की सार्वजनिक काम के लिए सच में जरूरत है। और ये इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव है, जिसके बाद प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ती है। और जैसे ही ये घोषणा होती है, जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाता है। जमीन का सर्वे होता है, उसकी बाउंड्रीज मार्क की जाती हैं और हर एक प्रभावित व्यक्ति की पूरी डिटेल दर्ज की जाती है। ऐसा इसलिए ताकि मुआवजे की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो शायद प्रभावित लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन। ये पक्का करना कि लोगों को उनकी जमीन के बदले एक सही कीमत और पूरी सहायता मिले। तो ये उचित मुआवजा होता क्या है? असल में इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, जमीन की मार्केट वैल्यू। दूसरा है सोलेशियम। सोलेशियम एक तरह से अतिरिक्त मुआवजा है इस बात के लिए कि आपकी जमीन आपसे जबरन ली जा रही है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है RNR बेनिफिट्स यानी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। ये वो मदद है जिससे विस्थापित लोग अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सकें, जैसे नया घर या नौकरी के लिए कोई ट्रेनिंग। और यहाँ एक बहुत ही मजबूत नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कानून बिल्कुल साफ कहता है, सरकार जमीन पर कब्जा करने से पहले पूरा मुआवजा देगी। सीधी सी बात है, पहले पैसा फिर जमीन। ये नागरिकों के हक की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ताकतवर हिस्से पर,
वो कानूनी सेफगार्ड्स, वो सुरक्षा उपाय जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो मन में एक सवाल आना लाजमी है, इतनी ताकतवर प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होने से कौन रोकता है? इसका जवाब है सहमति की शर्त और कुछ दूसरे जरूरी सुरक्षा नियम। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब सरकार सिर्फ ये तय नहीं कर सकती कि उसे क्या चाहिए। अगर प्रोजेक्ट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी है, तो कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति, उनकी हाँ जरूरी है। ये लोगों को फैसला लेने की प्रक्रिया में एक मजबूत सीट देता है। और अगर प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट कंपनी का है, तो ये शर्त और भी सख्त हो जाती है। तब चाहिए पूरे 80% लोगों की सहमति। ये कानून का तरीका है ये कहने का कि किसी का निजी फायदा लोगों की भलाई से ऊपर नहीं हो सकता। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। कानून में किसानों और खेतीहर मजदूरों की रोजी रोटी की सुरक्षा के लिए भी खास प्रावधान है। ये भी अनिवार्य है कि लोगों को अपना घर छोड़ने से पहले पुनर्वास की मदद मिल जाए। ये कानून हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खेती की जमीन लेने पर भी रोक लगाता है। और हाँ, एक और जरूरी नियम, अगर सरकार ने जमीन ले ली और उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उसे उसके असली मालिकों को लौटाना होगा। तो कुल मिलाके ये पूरा कानून एक संतुलन बनाने की कोशिश है। जैसा कि ये कहता भी है, इसका मकसद विकास की ज़रूरतों और प्रभावित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाना है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष और मानवीय हो सके।